तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो कक्षा 10वीं विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-2022। समय आपको 3 घंटे का मिला है। पूर्णांक आपका 80 नंबर का पेपर है। इस प्रश्न में आपको जो जो प्रश्न आने वाले हैं वो सारे के सारे प्रश्न पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे मैंने इस वीडियो में समझाया हूँ। ठीक है, और यही प्रश्न आपको पेपर में आएंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो में जो जो प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं उसको आप जल्दी जल्दी याद कर लीजिए, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको यही प्रश्न पूछे गए हैं, यही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। पेपर में आपको यही प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। कक्षा 10वीं विज्ञान एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा एमपी 2021-2022। बच्चों अध्याय 6 सबसे बड़ी इकाई आपकी अध्याय 6 है। मैं तो बोल रहा हूँ 5.5 पढ़ने से पहले सबसे पहले आप अध्याय 6 पढ़िए। अध्याय 6 जो है ना, सबसे पहले अध्याय 6 तैयार कीजिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको अध्याय 6 ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि अध्याय 6 से आपको कुल पेपर में 9 अंक की आपकी इकाई है ना। और ये जे प्रक्रम है, इससे 4 अंक का आपको एक प्रश्न आया है और 2 अंक का बच्चों आपको एक प्रश्न आया है, और इससे आपके 3 विकल्प बने हैं। ये जो ब्लूप्रिंट लिखा है बच्चों वार्षिक परीक्षा के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा गया है, और आपको ये प्रश्न यहाँ पर आपको तैयार करना है। सबसे पहले बच्चों आप देख लीजिए अध्याय 6 है ना, अध्याय 6 ही पढ़ाऊंगा मैं। अध्याय 6 जे प्रक्रम, उसमें बच्चों आपको सबसे पहले आप देख सकते हो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। आपको ये प्रश्न तैयार करना है। ये देखिए प्रश्न यहाँ पर आपका है बच्चों, मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मानव का उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन का मतलब ये होता है हमारे शरीर से जो मल मूत्र जो बाहर निकलता है वो किन के माध्यम से बाहर निकलता है उसका बताना। तो देखिए ये हो गया हमारा पेट, हमारा है ना कमर वाला पेट वाला हिस्सा हो गया। यहाँ पर जो हमारा मूत्र मार्ग होता है जहाँ से हम टॉयलेट करते हैं, जहाँ से हम मूत्रते मतलब मूत्र मार्ग है। ठीक है ना, ये शीशा ने मतलब इसको पकड़ करके मतलब आप टॉयलेट करते हो। ये आपका मूत्राशय, यहाँ पर आपका टॉयलेट जमा होता है। जब यहाँ पर आपका टॉयलेट जमा होता है तो आपको समझ में आता है कि यार टॉयलेट लगी है, फिर आप टॉयलेट करते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो होता है ना ये किडनी होती है। ठीक है, ये होता है बायां वृक्क यानी बाई किडनी, और जो होता है दायां वृक्क मतलब दाई किडनी, है ना। इसके बाद ये जो होता है आपका बायां वृक्क धमना होता है। ये क्या होता है, बायां वृक्क का धमना होता है, और ये बाई वृक्क की शिरा होती है। ये क्या होती है, बाएं वृक्क की क्या होती है, शिरा होती है। महाधमनी, ये जो मोटी वाली जो होती है आपकी महाधमनी, इसका नामकरण भी आपको याद करना है। ये होती है आपकी महाधमनी। और ये जो होता है बच्चों होता है आपका महाशिरा। ये क्या होता है आपका महाशिरा होता है। और ये बाई मूत्र वाहिनी, ये होती है बाई मूत्र वाहिनी। यहाँ से मूत्र आकर के आपका मूत्राशय में इकट्ठा होता है, और ये होती है दाई मूत्र वाहिनी। यहाँ से आपका मूत्र आकर के यहाँ पर इकट्ठा होता है और यहाँ से आप मूत्रते हो। ठीक है, तो इस प्रकार आपका चित्र बनेगा। इस चित्र को आप स्कैन कर लीजिए या फिर 1-2 बार इसको बना करके देख लीजिए, है ना। स्पीड में आप बना करके देख लीजिए, पेपर में आएगा तो आपसे बनना चाहिए। इसके बाद बच्चों आपका अगला प्रश्न जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये आपका त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जा चुका है और अर्धवार्षिक में आने की इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। आपका प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, एक धमनी एवं एक शिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक धमनी में और एक शिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको धमनी एवं शिरा में आपको अंतर लिखना है। तो देखिए धमनी एवं शिरा में अंतर निम्नलिखित है। पहला कॉलम बनाओगे आप धमनी का, दूसरा कॉलम बनाओगे आप शिरा का। धमनी क्या होती है और शिरा क्या होती है। तो धमनी जो होती है ना बच्चों, इसकी दीवारें मोटी, मांसल और इलास्टिक लचीली होती है। ठीक है, धमनी कुछ नहीं करती है। यहाँ पर जो हमारा हार्ट होता है, हमारे हृदय से रक्त को लेकर के पूरे भागों तक कौन फैलाती है, धमनी फैलाती है। हृदय से रक्त को लेकर के पूरे शरीर तक हृदय धक धक करता है, हमारा दिल धक धक करता है। तो धमनी कुछ नहीं करती है, हृदय से रक्त को लेकर के पूरे भागों तक फैलाती है। और जो शिराएँ जो होती है, शिराएँ क्या करती है, पूरे शरीर से रक्त को इकट्ठा करके वापस हृदय तक लेकर के आती है। ठीक है, तो धमनी और शिरा में अंतर। धमनी की जो दीवारें होती है वो मोटी होती है, मांसल होती है और इलास्टिक यानी लचीली होती है। धमनी की दीवारें कैसी होती है, मोटी होती है, मांसल होती है और इलास्टिक यानी लचीली होती है। और वहीं जो शिरा होती है, शिरा की दीवारें पतली बिना लचक वाली होती है। शिरा की दीवारें पतली होती है और उसमें कोई भी लचक नहीं होती है। मतलब धमनी इलास्टिक होती है रबड़ के जैसी, और शिराएँ बिना लचक वाली होती है।
धमनी, धमनी का जो ल्यूमेन होता है वो संकीर्ण होता है, मतलब बहुत पतला होता है। धमनी का ल्यूमेन बहुत पतला होता है, बहुत संकीर्ण होता है। धमनी का ल्यूमेन क्या होता है? संकीर्ण, बहुत पतला होता है। सिरा, सिरा का जो ल्यूमेन होता है बच्चों वो बहुत चौड़ा होता है, मतलब जो थोड़ी मोटी होती है। अगला धमनी, धमनी क्या करती है? हृदय से रक्त लेकर के उसका संवहन पूरे शरीर को करती है। मतलब धमनी हृदय से रक्त लेकर के, दिल से रक्त लेकर के पूरे शरीर में उसको फैलाती है। और जो शिरा होती है, शिरा संपूर्ण शरीर से रक्त को लेकर के हृदय में इकट्ठा करती है। शिरा क्या करती है? पूरे शरीर से रक्त को लेकर के हृदय में इकट्ठा करती है। अगला धमनी, पल्मोनरी धमनी को छोड़कर शेष सभी धमनियां ऑक्सीजनी रक्त का संवहन करती है। जो पल्मोनरी धमनी होती है उसको छोड़ करके शेष जितनी भी धमनियां होती है, ये सारी की सारी धमनियां ऑक्सीजनी रक्त का संवहन करती है। और शिरा क्या होती है? पल्मोनरी शिरा को छोड़कर शेष सभी शिराएं अनऑक्सीजनित रक्त का संवहन करती है। ठीक है। धमनी में कपाट यानी बाल्ब नहीं पाए जाते हैं, मतलब कि इसमें गेट नहीं पाए जाते, जो खून धकाधक बिल्कुल जाते रहता है। और शिरा जो होती है, शिरा में कपाट यानी बाल्ब पाए जाते हैं। धमनी में कोई भी बाल्ब नहीं पाए जाते हैं और शिरा में आपके बाल्ब पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लग रहा है और जो पेपर में आएगा और जो मैं बताता हूँ वही आता है पेपर में। बच्चों आप ये वाला प्रश्न आप जल्दी से इसको याद कर लीजिए, वेरी 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 आईएमपी है। ठीक है। आपका जो प्रश्न है यहाँ पर, वायवीय श्वसन एवं अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? वायवीय मतलब वायु के द्वारा श्वसन, है ना, और अवायवीय मतलब कि जिसमें हवा नहीं होती फिर भी सांस लिया जाता है। दोनों में क्या अंतर होता है? कुछ जीवों का नाम लिखिए जिसमें अवायवीय श्वसन होता है। तो वायवीय श्वसन को बच्चों हम आक्सीय श्वसन भी कहते हैं और अवायवीय श्वसन को हम अनाक्सीय श्वसन भी कहते हैं। तो बच्चों पेपर में आपका प्रश्न बनता है आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन में अंतर लिखिए। आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन में क्या अंतर होता है स्पष्ट कीजिए, है ना। तो आक्सीय श्वसन, जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको हम ऑक्सीजन कहेंगे, और ऑक्सीजन ही वायु होती है इसलिए इसको वायवीय श्वसन भी कहते हैं। और अनाक्सीय श्वसन मतलब जो श्वसन ऑक्सीजन की जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ती है और जिसमें हवा की जरूरत ही नहीं होती उसको हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो देखिए वायवीय श्वसन, ये जो श्वसन होता है वायवीय श्वसन, ये वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। आक्सीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, वायवीय श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है। और अनाक्सीय श्वसन जो होता है, अवायवीय श्वसन जो होता है, ये श्वसन वायु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, मतलब ऑक्सीजन उपस्थित नहीं भी होगी तब भी श्वसन होता है। अगला वायवीय श्वसन में क्या होगा? यह क्रिया कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में घटित होती है। हम जितने भी आदमी होते हैं, हम जितने भी इंसान होते हैं, सारे के सारे जो इंसान होते हैं बच्चों, वे सब, उन सभी को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन यानी हवा की जरूरत होती है। और जो हवा जो होती है, यह क्रिया कोशिका द्रव्य, हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारी कोशिका द्रव्य के अंदर जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया में घटित एवं पूर्ण होती है। ठीक है। लेकिन जो अवायवीय श्वसन की जो क्रिया होती है वो सिर्फ और सिर्फ कोशिका द्रव्य में ही घटित एवं पूर्ण हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वायवीय श्वसन में क्या होता है? इसमें ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है। हम जो खाना खाते हैं, हमारे पेट में ग्लूकोज बनता है, उसको ऑक्सीजन गैस मिलकर तोड़ती है, तो ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन होता है, अपचयन होता है। आक्सीय श्वसन या वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है, ग्लूकोज पूरी तरह से अपचयित हो जाता है। और अनाक्सीय श्वसन या अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण अपचयन होता है। जो ग्लूकोज होता है उसका अपूर्ण अपचयन होता है। ग्लूकोज का क्या होता है? अपूर्ण अपचयन होता है। आक्सीय श्वसन या वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल H2O उत्पन्न होते हैं, है ना। हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन गैस के रूप में, और ग्लूकोज टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, इसको हम बाहर छोड़ देते हैं, और H2O मतलब जल पानी बनता है, इसको हम टॉयलेट करके इसको हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। जबकि अवायवीय श्वसन में क्या होता है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बनती है और एल्कोहल मतलब एल्कोहल उत्पन्न होता है। ठीक है। एल्कोहल शराब को कहते ही उत्पन्न होता है। आक्सीय श्वसन या वायवीय श्वसन में बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है, और अधिक ऊर्जा निकलती है उसका उपयोग हम काम करने में करते हैं, हम आदमी लोग, है ना। और जो अनाक्सीय श्वसन कई सारे जीवों में होता है, इस श्वसन में वायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत कम ऊर्जा निकलती है।
अब जो अवायवीय श्वसन करते हैं जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट यानी फंगस वगैरह हो गया, है ना, फफूंद वगैरह हो गया। ब्रेड में जो फफूंद लगती है कि नहीं लगती है, वो एक प्रकार से यीस्ट का उदाहरण होता है। वो एक प्रकार से जीवाणु जीव 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 होते हैं और वो भी सांस लेते हैं और फैलते जाते हैं और ये बिना हवा के श्वसन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये आपका ये हो गया, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों अगला क्वेश्चन यहां पर आप देखिए, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। ये वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है क्योंकि वर्ष 2020 में आ चुका है। भोजन के पाचन में, हम जब खाना खाते हैं तो हमारा खाना, हम जब खाना खाते हैं बच्चों, हमारे मुंह के नीचे, मुंह से लार निकलती है। आपकी जो जीभ है ना, आप महसूस करोगे जीभ का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, वहाँ पर आप जीभ से टकरा के देखिए, वहाँ से लार निकलती 24 घंटे। जो लार निकलती है जब हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने में लार की क्या भूमिका होती है। लार जो होती है बच्चों एक प्रकार का बहुत अच्छी चीज़ होती है और बहुत बनना चाहिए। जितनी ज़्यादा लार बनेगी हमारा स्वास्थ्य उतना ही अच्छा होता है। मुंह में स्थित लार ग्रंथियों से लार निकलकर हमारे मुंह में जो लार ग्रंथियाँ होती है, लार ग्रंथियाँ कहाँ होती है आप देखोगे, हमारे जीभ के नीचे होती है, आप महसूस कर सकते हो। उससे लार निकलती है और चबाए हुए भोजन में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, हम जो रोटी चबाते हैं उसमें आकर के वो मिल जाती है और मिल करके उसको चिकना कर देती है और लसलसा कर देती है। ये चिकना और लसलसा इसलिए बनाती है ताकि वो फिसल करके आसानी से हमारे पेट के अंदर चला जाए, जिससे ये भोजन नली में आसानी से फिसल सकता है और पेट के अंदर जा सकता है। इससे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि लार में उपस्थित जो एंजाइम एमाइलेज जो होता है ना, ये चिकना तो करती है लेकिन लार में ना एक एंजाइम होता है, उसका नाम होता है एमाइलेज। ये हमारे जो भोजन में जो मंड होता है, हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको ये शक्कर में तोड़ देता है। शक्कर मतलब ग्लूकोज में खंडित कर देता है। ठीक है, हमारी लार में केमिकल होता है, हमारी लार में एक एंजाइम होता है, उसका नाम एमाइलेज होता है। ये हमारे भोजन में जो मंड जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके जटिल अणुओं को, बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे शक्कर के अणुओं में खंडित कर देता है, जो मंड की अपेक्षा काफ़ी सरल अणु होते हैं। और इस तरह हमारी जो लार होती है वो हमारे खाने को हम पचा देती है, हमारे भोजन का पाचन कर देती है और भोजन के पाचन में अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन निभाती है? लार। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप कुछ ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, ये आईएमपी है, ये पेपर में पूछे जा चुके हैं बच्चों। मैं आपकी पूरी तैयारी करवाऊंगा बच्चों, पूरी करवाऊंगा। मैं ना 9वीं में पढ़ा रहा हूँ, मैं ना 11वीं में कहीं नहीं पढ़ा रहा हूँ। मेरा अभी पूरा फोकस सिर्फ 10वीं क्लास में बच्चों, और मैं 10वीं क्लास एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए पूरी जान लगा दूंगा बच्चों। मुझे कहीं से पेपर पता चलता है तो मैं पेपर के वीडियो भी लेकर के आऊँगा। मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी तैयारी करवाऊंगा बच्चों, A to Z पढ़ाऊंगा बच्चों, आपको 100 में से 100 नंबर दिलवाऊंगा। देखिए, मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? जो वृक्क होते, जो किडनी होती है, मैंने अभी आपको बता चुका हूँ। इससे हम ये उत्सर्जन से संबंधित है, मतलब शरीर से हमारे मल मूत्र को बाहर निकालता है। दूसरा, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जो जाइलम है उसके माध्यम से क्या होता है? जल के बहन के लिए पानी बहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को बहता है ना। जाइलम जो होता है पादप में जल के बहन के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। अगला आपका विकल्प है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो स्वपोषी पोषण हम किसको कहेंगे? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे किसी दूसरी चीज़ को खाते नहीं है ना, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सब चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला, पायरुवेट का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। और यह क्रिया कहाँ पर होती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में घटित होती है। कहाँ पर घटित होती है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया में घटित होती है। अगले और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो मुझे आईएमपी लग रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, एक क्वेश्चन यहां पर मुझे और आईएमपी ये लगा, आप देख लीजिए इसको।
स्वपोषी पोषण एवं विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? स्वपोषी पोषण एवं विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? स्वपोषी पोषण उसको कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, और विषमपोषी मतलब जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो देखिए, स्वपोषी पोषण में जो जीव होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे सांस में क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल ग्रहण करते हैं, है ना। और क्लोरोफिल एवं सौर प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि विषमपोषी पोषण में जीव जो रहता है वो दूसरों पर निर्भर रहता है ना। जैसे कि अपन ने घास फूस खाएंगे, है ना, या फिर दूसरे जीव को मारे खाएंगे तब अपना भोजन बनता है। ठीक है, ये 2 नंबर में आपको आ सकता है। अगला क्वेश्चन बच्चों 2020 में पूछा जा चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो। प्रश्न यहाँ पर आपको बन के आया है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया करते हैं उसके लिए पेड़ पौधे जो कच्चा माल होता है कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा जल मिट्टी से प्राप्त करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल यानी हवा से प्राप्त करता है, एवं ऊर्जा जो होती है वो सूर्य प्रकाश मतलब सूरज की रोशनी से प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख लीजिए, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? आपको पता है अम्ल का मतलब होता है एसिड, एसिड यानी होता है तेजाब। ये हमारे पेट के अंदर बनता है, हमारे अमाशय में बनता है। तो हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है जान लीजिए। तो हमारे अमाशय में अम्ल भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। हम खाना पीना खाते तो जितने भी केमिकल वगैरह आते हैं, जो कुछ भी आते हैं, हमारा जो पेट होता है, अम्ल जो होता है वो सारे हानिकारक जीवाणुओं को ख़त्म कर देता है और माध्यम को अम्लीय बनाता है, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। लेकिन अधिक मात्रा में अगर अम्ल बन जाता है तो हमको खट्टी डकार आती है और पेट में हमारे एसिडिटी पैदा हो जाती है। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आईएमपी क्योंकि वर्ष 2019 में पूछा जा चुका है। ठीक है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की विभिन्न पथ क्या है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की विभिन्न पथ क्या है? ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने का पथ दीजिए। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, हम खाना खाते हैं, हम जितना भी खाना खाते हैं वो सारा का सारा खाना ग्लूकोज में बदल जाता है। फिर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, हम जो सांस लेते हैं उससे जो ऑक्सीजन गैस बनती है वो ऑक्सीजन गैस ग्लूकोज से क्रिया करती है और हमको ऊर्जा देती है। और ये ऊर्जा किस प्रकार बनती है इसको आपको बताना है। तो आप देख लीजिए, इसका उत्तर आपको ये मिलेगा, ये देखिए, इसका आपको पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा। ये हो गया आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ पर जाता है? कोशिका द्रव्य में जाता है। कहाँ जाता है? कोशिका द्रव्य में जाता है, तीर के निशान से। फिर इस कोशिका द्रव्य में क्या होता है? हम जो सांस लेते हैं ना, तो सांस लेने से जो हम वायु लेते हैं वो ऑक्सीजन गैस आती है। अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है? एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनाता है। एथेनॉल का मतलब होता है शराब। शराब बनती है हमारे पेट के अंदर और इसी कारण हमको खाना खाने के बाद नशा आता है, हमको नींद आती है। और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ऊर्जा बनती है। ठीक है, और ऑक्सीजन की अभाव में अगर हमको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो ये जो ग्लूकोज जो होता है वो लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है ना, और ऊर्जा में बदल जाता है। और भाई अगर कोशिका द्रव्य में अगर जो ग्लूकोज अगर उसको ऑक्सीजन मिल जाती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में बदल जाता है। तो बच्चों मुझे इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे। एक क्वेश्चन और है बच्चों, ये क्वेश्चन ना आपका पिछले वर्ष पूछा गया था, मैंने पढ़ा था पिछले साल यूट्यूब पर, मुझे अच्छे से याद है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण उदाहरण से ही समझाइए। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण, तो आप एक क्वेश्चन और देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रियाविधि, सभी हरे पौधे, जितने भी हरे पौधे होते हैं, पर्णहरिम की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जितने भी हरे पौधे होते हैं, सारे के सारे हरे पौधे पर्णहरिम का मतलब होता है क्लोरोफिल की सहायता से उनकी जो पत्ती हरी रंग की होती है उसको पर्णहरिम कहते हैं। ठीक है, उसकी सहायता से जो सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके ग्लूकोज बनाते हैं। इस क्रिया को
इस क्रिया से ऑक्सीजन गैस बनती है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें जल का ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन। तो देखिए जितने भी हरे पौधे होते हैं, है ना, जितने भी हरे पौधे होते हैं पर्णहरिम की सहायता से, किसकी सहायता से? पर्णहरिम की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया आपका सी यानी कार्बन, 2 यानी डाई, ओ यानी ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल H2O दोनों के साथ अभिक्रिया करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। ग्लूकोज मतलब अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। ठीक है। और जल का भी निर्माण होता है, बाकी आप पढ़ लीजिए। बच्चों मुझे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे मैंने बता दिया, इतने आप तैयार कर लीजिए। लेकिन खाली इन्हीं के भरोसे ना रहिए, आपके पास और समय बचता है तो फिर आप अलग से अपनी तरफ से भी आप प्रश्न तैयार कर लीजिए। बाकी पेपर में इस अध्याय से कोई भी प्रश्न आए आपको छोड़ करके नहीं आना है, आपको कुछ ना कुछ लिख करके आना है। ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कक्षा 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करने के लिए और कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करने के लिए MP बोर्ड हिंदी मीडियम इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।